हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंदर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर। देखो बेटा जी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जस्ट लाइक नेम इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी का समापन हो रहा है। ठीक है, कि कंपनी जिस टाइम समाप्त होगी तो हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, हमारे जो कंपनी है समाप्त करने के मेथड्स क्या क्या होंगे। ठीक है, मतलब ओवरऑल प्रोसेस रिलेटिंग टू लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आएगी बेटा जी, मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन। क्या होता है लिक्विडेशन? जस्ट लाइक हमने पार्टनरशिप के अंदर भी पढ़ा था, वहां पे क्या था, एक तो डिसोल्यूशन वर्ड होता है, एक लिक्विडेशन होता है, पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पे जो लिक्विडेशन है इसका मतलब क्या हुआ, समापन। ठीक है, और डिसोल्यूशन का मतलब भी एक तरह से, वहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ा था हमने, यहाँ पे हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। बात वो है कि वहाँ पे कंपनी का समापन हो रहा था, कंपनी बंद ना सॉरी पार्टनरशिप क्लोज हो रही थी, यहाँ पे कंपनी क्लोज हो रही है। ठीक है, एक कंपनी अधिनियम के द्वारा ही बनाई जाती है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि कंपनी का जो निर्माण है वो भी लॉ के अकॉर्डिंग बनाया किया जाता है, लॉ द्वारा किया जाता है, और उसकी जो समाप्ति होती है वो भी कंपनी वो भी लॉ के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो बेटा जी क्या कहता है कि कंपनी का जो समापन है वो भी अधिनियम के द्वारा ही किया जाता है, और निर्माण भी अधिनियम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब जो कंपनी का हम बिजनेस बंद करेंगे तो उसकी जो कानूनी कार्यवाही होती है उसको हम क्या बोलेंगे, समापन। देखो बेटा, ऐसा होता है कि ये जरूरी नहीं होता कि केवल वही कंपनी समाप्त होगी जो कि कर्ज के नीचे दब गई है या फिर दिवालिया हो गई है, जो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो सिर्फ वही कंपनी ही समाप्त नहीं होगी, बल्कि कई बार एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी का भी समापन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 में एक प्रक्रिया निर्धारित की है जिसके अनुसार कंपनी का समापन किया जा सकता है। ठीक है, अब कंपनी का समापन करने के लिए कंपनी की, अब जैसे हमारी कंपनी ही बंद हो रही है तो इसके लिए क्या होगा, समापन में क्या रहेगा, जितने भी एसेट्स रहेंगी वो बेच दी जाएंगी, और उनसे जो पैसा प्राप्त होगा वो, तो असेट्स को बेचने से जो पैसा प्राप्त होगा उससे क्या करेंगे, जो भी हमारी लाइबिलिटीज हैं उनका पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज का पेमेंट करने का भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, कि हमें सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, उसके बाद कौन सी लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारे आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, कि हमें सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटी का पेमेंट है, मीन्स जो भी अमाउंट प्राप्त होगी उससे पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के बाद अगर अमाउंट बच जाती है तो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अगर असेट्स को बेचने से हमारे पास इतनी अमाउंट रिसीव नहीं होती है कि जिससे हमें जो क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट किया जा सके, तो क्या करेंगे, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं जिनसे पेमेंट रिसीव करना बाकी है, ठीक है, तो उनसे कॉल्स मंगवा लेंगे, या उनकी जो एरियर्स जो अन कोल्ड मतलब जो पैसा हमने अभी तक नहीं मंगवाया उसको भी मंगवा लेंगे, और फिर जो अमाउंट रिसीव्ड होगी उसको हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो समापन की कार्यवाही को संपन्न करने के लिए जिस भी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसको हम लिक्विडेटर कहेंगे, या समापक या निस्तारक। कहने का मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति कंपनी की असेट्स को बेचेगा और लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विडेटर बोलेंगे। मेथड्स ऑफ लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन के जो मेथड्स है वो मीन्स हम कंपनी का लिक्विडेशन किस विधि से करेंगे। यहाँ पर दो मेथड हैं, फर्स्ट है बाय द ट्रिब्यूनल, दूसरा होता है वॉलंटरी बाइंडिंग अप। ठीक है, बाय द ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है,
ट्रिब्यूनल स्टैंड्स को यहाँ पर हम न्यायालय के द्वारा समापन कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी के समापन का आदेश दिया जा सकता है। इट मीन्स न्यायालय के द्वारा कंपनी का समापन का आदेश दिया जाएगा। तो जब ट्रिब्यूनल का आदेश होगा तो कंपनी का समापन कर दिया जाएगा। बात आती है कि कैसे ट्रिब्यूनल कब ऑर्डर देगा कंपनी का समापन करने का। तो सबसे पहली बात, जब कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ पाई जाती है। इट मीन्स कंपनी के पास जो लाइफ के ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं उनका पेमेंट करने में अगर कंपनी असमर्थ हो जाती है तो क्या होगा, कंपनी का वाइंड अप करना पड़ेगा और कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। ठीक है। दूसरा होता है जब एक विशेष प्रस्ताव पास करके कंपनी ट्रिब्यूनल द्वारा समापन का निर्णय ले। विशेष प्रस्ताव पास कर दे कि अब कंपनी का समापन कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा होता है कि यदि ट्रिब्यूनल के विचार में कंपनी की गतिविधियां कपटपूर्ण विधि से चलाई गई हैं। कहने का मतलब है कि अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि कंपनी है जो फ्रॉड कर रही है, ठीक है, और उसकी जो एक्टिविटी है वो कपटपूर्ण है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि कंपनी समाप्त कर दी जाए। ठीक है। और जब पिछले निरंतर 5 वर्षों के वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न को रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजा गया। देखो, हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं, हम ये भी देखते हैं कि कंपनी रिटर्न्स होती हैं, जो एनुअल रिटर्न होते हैं कंपनी की, उनको हर वर्ष रजिस्ट्रार के पास भेजना जरूरी होता है। तो अगर पिछले लास्ट 5 ईयर से जो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर एनुअल रिटर्न्स होते हैं वो अगर हम रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजते हैं तो ट्रिब्यूनल उसको समापन या लिक्विडेशन करने का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है। जब ट्रिब्यूनल के विचार से कंपनी का समापन करना उचित या न्यायोचित और ट्रिब्यूनल समझता है कि कंपनी को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए तो उस केस में भी हम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे और कंपनी का लिक्विडेशन कर दिया जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि ट्रिब्यूनल समापन की दशा में निस्तारक की नियुक्ति ट्रिब्यूनल द्वारा ही की जाती है। इस पॉइंट का ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी कंपनी का समापन है ट्रिब्यूनल के थ्रू किया जाएगा तो लिक्विडेटर को जो अपॉइंटमेंट की जाएगी, इट मीन्स वो व्यक्ति जो कंपनी की असेट्स को सेल करेगा और लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा, तो उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, ट्रिब्यूनल ही करके देगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऐच्छिक वाइंड अप। ठीक है। जब कंपनी अपने आप से समाप्त हो रही है। ठीक है। जैसे मान लीजिएगा हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप का समापन कैसे होता है, एक तो कंपल्सरी समापन हो जाता है, दूसरा ऐच्छिक होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो कंपल्सरी में तो क्या हो गया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए भाई कि समापन करना पड़ेगा, और ऐच्छिक में हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड होता है कि हम अपने कंपनी को बंद करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। तो भी यहाँ पे सेम एज कंपनी के रिगार्डिंग भी यही होगा कि ऐच्छिक वाइंड अप और दूसरा क्या था, कंपल्सरी वाइंड अप। जो ट्रिब्यूनल के थ्रू है वो तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप है, और वॉलंटरी वाइंडिंग अप में क्या रहेगा, ऐच्छिक समापन है। यहाँ पे सेक्शन 304 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है। ठीक है। जब कंपनी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, और क्रेडिटर्स हैं, अपनी इच्छा से कंपनी को समाप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोर्ट से किसी टाइप की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, साथ में यहाँ पे क्रेडिटर्स भी लेने हैं, क्योंकि जिनका हमने पैसा देना है वो मेंबर्स भी एग्री होने चाहिए। ठीक है। तो कंपनी के सदस्य एवं लेनदार स्वेच्छा से न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना समापन करना तय करते हैं तो इसे ऐच्छिक समापन कहते हैं। इस प्रकार के समापन में न्यायालय द्वारा किए जाने वाले समापन की अपेक्षा बहुत लाभ है, क्योंकि इसमें इतने प्रतिबंध नहीं है जितने कि न्यायालय के समापन में। समझ आ गई बात। यही कारण, मतलब कहने का क्या है, ट्रिब्यूनल द्वारा अगर हम लिक्विडेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, जबकि इसमें जो हमारा वॉलंटरी वाइंडिंग अप होगा इसमें इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो यही कारण है कि बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप को ही प्रेफरेंस देती हैं। अब वॉलंटरी वाइंडिंग अप को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट होता है मेंबर्स वॉलंटरी वाइंड अप और दूसरा होता है क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंड अप।
अब जो मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप है वो क्या है? इस प्रकार का जो समापन होता है वो कंपनी के संचालकों को कंपनी की शोधन अक्षमता के विषय में वैधानिक घोषणा कंपनी रजिस्ट्रार को भेजनी आवश्यक है। मतलब कहने का क्या होगा, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको, क्योंकि अब हम अपनी कंपनी को समाप्त कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है समाप्त करने से पहले हमें एक स्पेसिफिक रीजन ये देना पड़ेगा कि हमारी कंपनी स्मूथ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी जो लिक्विडेशन कैपेसिटी है, लिक्विडेशन ना सॉरी रिडम्पशन कैपेसिटी है, रिडम्पशन कैपेसिटी मीन्स शोधन क्षमता, शोधन क्षमता मीन्स पेमेंट करने की हमारी कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए कहता है कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको कंपनी की शोधन क्षमता के विषय में वैधानिक जो घोषणा है कंपनी रजिस्ट्रार को भेजनी आवश्यक है। इस घोषणा में संचालकों को यह आश्वासन देना है कि कंपनी अपने सभी ऋणों का भुगतान करने में समर्थ है। ठीक है, कि कंपनी इस टाइप से नहीं है कि वो अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर सकती, कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ है। इस घोषणा के भेजने के 5 सप्ताह के अंदर ही अंशधारियों को कंपनी की ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव पास करना चाहिए। आई बात समझ में? इट मीन्स जैसे ही जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं वो ये घोषणा करते हैं कि वो कंपनी अपने वाइंड अप कर अपने जो लाइबिलिटीज हैं उनका पेमेंट करने में समर्थ है, तो उस घोषणा के 5 हफ्तों के अंदर अंदर ही अंशधारियों को कंपनी के ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव पास करना जरूरी है। ठीक है, फिर बात आती है कि जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा उसको कौन करेगा अपॉइंट और उसका रेम्युनरेशन क्या रहेगा। ठीक है, तो लिक्विडेटर को हम हिंदी में बात करते हैं निस्तारक। जिस मीटिंग के अंदर हमारा ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव हमने पास किया, हमने कहा था कि ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव पास करना है हमने, ठीक है, तो उसी मीटिंग के अंदर ही हम लिक्विडेशन की नियुक्ति और हम उसका रेम्युनरेशन भी डिसाइड कर। फिर क्या रहेगा कि जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया है, हमने अभी कहा कि जिस भी मीटिंग में हमने अपना वॉलंटरी वाइंडिंग अप का प्रस्ताव रखा उसी मीटिंग में लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी और उसका रेम्युनरेशन डिसाइड कर दिया जाएगा कि उसको क्या मिलेगा। ठीक है, बात आती है फिर लिक्विडेटर की नियुक्ति के बाद क्या संचालक मंडल और प्रबंध संचालक, इट मीन जो डायरेक्टर्स हैं हमारे, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर मैनेजमेंट है, क्या उनके अधिकार फिर भी रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पूरी कंपनी लिक्विडेटर को सौंप दी है, लिक्विडेटर ही हमारी असेट्स को सेल करेगा और लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा। इसलिए जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनका सारे के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे अब। और लिक्विडेटर का जो काम है अगर 1 साल से ज्यादा चले तो लिक्विडेटर को हर वर्ष साल के एंड में कंपनी की जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और अपने कार्यों का विवरण उसमें पेश करना पड़ेगा। फिर जब कंपनी का समापन हो जाएगा, इट मीन्स क्योंकि अब कंपनी ऐसी तो है नहीं कि बिल्कुल छोटी है, कंपनी बहुत बड़ी होती है, उसके असेट्स और लायबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए कंपनी का लिक्विडेशन करने में कई कई साल भी लग जाते हैं। ठीक है, और जब कंपनी का समापन कार्य पूरा हो जाएगा, इट मीन्स जब लिक्विडेटर है ऑल असेट्स को सेल कर देगा, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देगा, तो उसके बाद क्या होगा, जो लिक्विडेटर होगा उसको एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ठीक है, उसमें वो अपने जितने जो जो उसने काम किया है उनकी कंप्लीट डिटेल देगा और जो उसके अकाउंट हैं उनका पूरा का पूरा ब्यौरा उसमें पेश करेगा। ठीक है, कि उसको किस असेट से कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ था, कितनी लाइबिलिटीज का पेमेंट किया है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस मीटिंग को बुलाने की सूचना, भाई अब लास्ट में लिक्विडेटर है मीटिंग बुलाना चाहता है तो उसकी वो इंफॉर्मेशन भी देगा ताकि जो भी डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो सभी इकट्ठे हो जाएं। तो इसकी मीटिंग की जो सूचना है कम से कम 1 महीने पहले दी जानी चाहिए। ठीक है, और ऐसी सूचना जो किस में दी जाएगी, सरकारी गजट में। इनमें जो हमारे गवर्नमेंट गजट्स होते हैं या फिर न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है, ऐसे न्यूज़पेपर जहाँ में जहाँ पर
मतलब हमारा कंपनी का ऑफिस है रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, तो वहाँ के न्यूज़पेपर में ये इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, देखो कहता है ऐसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करानी चाहिए जो उस जिले का है जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय है। इट मीन्स कंपनी का जो ऑफिस है उस डिस्ट्रिक्ट में के न्यूज़पेपर्स में ये मीटिंग की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। फिर इस मीटिंग की जो समाप्ति के 1 सप्ताह के अंदर ही रजिस्ट्रार जो लिक्विडेटर होता है उसको रजिस्ट्रार के सामने अपने लिक्विडेशन अकाउंट की एक कॉपी प्लस ऑल डिटेल्स भेजनी होंगी, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। और फिर क्या करेगा रजिस्ट्रार, इन डिटेल्स के इन अकाउंट्स की रजिस्ट्री करेगा और रजिस्ट्री के 3 महीने के बाद कंपनी का समापन हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी कि सभी अकाउंट्स वगैरह चेक हो जाएंगे तो 3 महीने के बाद उस कंपनी का समापन हो जाएगा। इट मीन्स वो कंपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो था किसके थ्रू, मेंबर्स के थ्रू वॉलंटरी वाइंडिंग अप। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। जब कंपनी के संचालकों के द्वारा कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजी जाती तो ये मान लिया जाता है कि कंपनी अपने दायित्वों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ क्रेडिटर्स चाह रहे हैं कि कंपनी का वाइंड अप हो। इट मीन्स इसलिए जब कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी की डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी इट मीन्स रिडम्पशन की जो कैपेसिटी की घोषणा रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजते हैं तो ये मान लेंगे कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, तो वो दिवालियापन घोषित कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी का समापन कंपनी के लेनदारों की इच्छा पर किया जाएगा और कंपनी के समापन के संबंध में जिस दिन अंशधारियों की सभा बुलाई जाएगी उसी दिन या उससे अगले दिन जो फिर क्रेडिटर्स की मीटिंग भी बुलाई जाएगी। ठीक है, इट मीन्स जिस दिन शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा उसे अगले दिन ही या फिर उसी दिन ही क्रेडिटर्स को भी बुला लिया जाएगा। क्रेडिटर्स के पास मीटिंग की सूचना उसी समय और उसी प्रकार भेजी जानी चाहिए जिस प्रकार सदस्यों को सूचना भेजी जाती है। सदस्यों को सूचना कैसे भेजी जाती है, रजिस्टर्ड कार्यालय है जिस डिस्ट्रिक्ट में उस डिस्ट्रिक्ट के न्यूज़पेपर्स में या हमारी गवर्नमेंट गजट्स में हम प्रकाशित करा देंगे कि मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग की जो अध्यक्षता है कोई भी एक डायरेक्टर करेगा और फिर जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, संचालक हैं, उनके द्वारा कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज का पूरा विवरण पेश किया जाएगा। ठीक है, और इस मीटिंग में जो प्रस्ताव पास होगा उसकी सूचना रजिस्ट्रार को 10 दिन के अंदर अंदर भेज देनी चाहिए। ठीक है, अब लिक्विडेटर की नियुक्ति कौन करेगा, क्योंकि सदस्य व लेनदार, क्योंकि जो मीटिंग वॉलंटरी वाइंडिंग अप है या तो मेंबर्स के थ्रू या क्रेडिटर्स के थ्रू, दोनों ने अपनी अपनी मीटिंग में एक लिक्विडेटर की नियुक्ति की। ठीक है, यदि दोनों पक्षकारों द्वारा भिन्न भिन्न व्यक्तियों को निस्तारित नियुक्त किया जाता है तो लेनदारों द्वारा नियुक्त निस्तारक का ही समापन का कार्य करेगा। इट मीन्स कहने क्या होता है, पहले दिन हमने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई, उन्होंने एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया। दूसरे दिन फिर हमने क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई, उन्होंने भी एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया। अगर दोनों ने एक ही बंदे को अपॉइंट किया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों ने अलग अलग व्यक्तियों को अपॉइंट किया है तो क्रेडिटर्स के द्वारा अपॉइंट किया गया लिक्विडेटर ही कंपनी का समापन करेगा और उसी को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा फिर लिक्विडेटर ऑफ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि अब लिक्विडेटर है कैसे स्टेटमेंट बनाएगा। ठीक है, अकाउंट्स की देखो बेटा, अब हमने अपने कंपनी को क्या करना है, समाप्त करना है, तो हर एक जो लिक्विडेटर होता है वो हर एक एक रुपए का बिल्कुल हिसाब रखेगा। ठीक है, कि कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ पे उसने पेमेंट किया, क्योंकि उसको डिटेल भी देनी होती है कंपनी की जनरल मीटिंग में। ठीक है, लिक्विडेटर्स को अपने सारे जो अकाउंट्स हैं उनको डिटेल देनी पड़ेगी, इसलिए वो एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएगा। इसमें वो कंपनी की जितनी भी एसेट सेल होंगी, जो भी पैसा उसको रिसीव हुआ है, जितना उसने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, उनको एक स्पेसिफिक उसमें लिखेगा, क्रम में लिखेगा। ठीक है, सीरीज में लिखेगा। और इस खाते की यद्यपि इससे एक खाते की भांति बनाया जाता है, परंतु यह एक विवरण पत्र है। हमने सिर्फ ये ना इसको ना सिर्फ एक स्टेटमेंट की फॉर्म में देना है।
ठीक है, ये हमारा एक अकाउंट नहीं होता, बट फिर भी हम इसको एक अकाउंट फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि अकाउंट होता है तो उसमें टू और बाय लिखते हैं अकाउंट में, तो पर जो स्टेटमेंट होती है उसमें टू और बाय का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसलिए क्या रहेगा कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वर्ड दे दिया, तो इसलिए हम टू एक इसको अकाउंट्स की फॉर्म में भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, एक तरह से ये हमारे नॉमिनल अकाउंट टाइप में रहेगा। ठीक है, सबसे पहले डेबिट साइड में रिसिप्ट होंगे, क्रेडिट साइड में इसके पेमेंट्स होंगे, सॉरी नॉमिनल अकाउंट की साइड नहीं, टाइप से नहीं ये, क्योंकि यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जो जाएगा उसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे और जो जो आएगा हमारे पास उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। ये लिक्विडेटर के पास है या कंपनी ने किसी को नहीं बेचना है तो इसके पास है, तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे सबसे पहले टू कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो क्रेडिट साइड में जो आइटम्स होंगे इनका प्रोसेस यही रहेगा, सीरीज यही रहेगी, आगे पीछे नहीं होंगे। ठीक है, असेट्स में हो जाएगा डेबिट साइड में टू अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल्स। असेट्स को सेल करने से जो अमाउंट आई है इसको आप वर्किंग नोट में भी बना के लिख सकते हो या फिर यहाँ पे अलग अलग भी करके लिख सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग से कितना रिसीव्ड हुआ, प्लांट मशीनरी फर्नीचर इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स एक्सेट्रा। ठीक है, इन सभी से असेट्स को सेल करने से जो अमाउंट रिसीव्ड हुई। टू सरप्लस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो हमारे सिक्योर क्रेडिटर्स दो टाइप के होंगे, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ठीक है, जिनके अगेंस्ट किसी सिक्योरिटी रखी गई है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और कोई सिक्योरिटी नहीं रखी गई है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, टू कॉल्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स, अगर हमारे पास पैसे की कमी रह जाती है तो शेयर होल्डर से जो पैसे हमने अभी तक नहीं मंगवाए, मान ली 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए मंगवा रखे हैं, 2 रुपए अभी नहीं मंगवाए थे, तो वो 2 रुपए मंगवाने के लिए हम कॉल्स करेंगे शेयर होल्डर्स को। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बाय लीगल चार्जेस। ठीक है, ओके, क्रेडिट साइड में अब पेमेंट जो हमने करनी है सबसे ऊपर जो रहेगा वो लीगल चार्जेस का रहेगा, कि कानूनी खर्चे जो हमने दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर बाय लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। अब जो लिक्विडेटर है उसको रेमुनरेशन देना है, तो किस टाइप से दिया जाएगा, तो सबसे पहले परसेंट ऑफ ऑन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम असेट्स, कि जो हमने असेट्स बेची है, हमने नहीं लिक्विडेटर ने, जो भी लिक्विडेटर है उस लिक्विडेटर ने जो असेट्स, अब मीन्स अब वो असेट्स को क्या कर, मतलब कंपनी का काम कर रहा है तो इसके बदले में उसको क्या होगा, अमाउंट रिसीव होगी। ठीक है, लिक्विडेटर ने जो असेट्स बेची हैं, ठीक है, उनके बदले में अब उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ठीक है, कमीशन है, रेमुनरेशन है। ठीक है, अब मान लीजिएगा वो किसी का काम, कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का काम, किसी का भी काम करेगा तो उसके बदले में उसको अपना रेमुनरेशन तो लेगा ना। ऐसे ही लिक्विडेटर कंपनी की असेट सेल कर रहा है, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहा है, तो उसके बदले में वो क्या लेगा, रेमुनरेशन लेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, परसेंट ऑन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम असेट्स, कि असेट्स जो उसने बेची है उनके ऊपर उसको कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है। दूसरा होगा परसेंट ऑन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स को कितनी अमाउंट पेमेंट की है उसके बदले में उसको कितना रेमुनरेशन रिसीव्ड हो रहा है। थर्ड है परसेंट ऑन अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, अब शेयर होल्डर्स को क्या क्या अमाउंट पेमेंट की है उस पे, इन तीनों की जो रेट है वो अलग अलग भी हो सकती है और एक भी, बट इन तीनों का अलग अलग वे रहेगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बाय लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। अब असेट्स को सेल करेंगे, लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो कुछ खर्चे तो होंगे ना, तो उन खर्चों को हम बोलेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे रेमुनरेशन से नीचे। उसके बाद क्या आएगा, डिबेंचर होल्डर्स, बाय डिबेंचर होल्डर्स और अदर क्रेडिटर्स हैविंग अ फ्लोटिंग चार्जेस ऑन असेट्स ऑफ कंपनी, क्या कहा इन्होंने, अब हमने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है। कौन से डिबेंचर होल्डर, जिनको असेट्स के ऊपर गिरवी, मतलब वो क्रेडिट डिबेंचर्स या फिर शेयर होल्डर जिनके बदले में हमने असेट्स को गिरवी रखा हुआ है, फ्लोटिंग चार्जेस है जिनके ऊपर, इट मीन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है,
समझ आई बात ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब ऐसे कुछ क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेफरेंस होती है कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो सबसे पहले उनको पेमेंट की जाएगी। तो क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और दूसरा अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। समझ रहे हो। नेक्स्ट आ जाएगा बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिफंड ऑफ कैपिटल। इट मीन सबसे लास्ट में आएगा। अब हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी है, उनकी कैपिटल का पेमेंट करनी है, और उसके बाद आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स। इट मीन्स अब हमने उनकी इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, समझ आई बात। इस टाइप लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन फाइनल अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसको करने के लिए आपको मतलब 100% श्योर है कि क्वेश्चन जरूर आता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थ्योरी को कई बार पढ़ना है, बड़े ध्यान 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 से पढ़ना है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात आते हैं कि ऑर्डर्स ऑफ पेमेंट। आज आप यहाँ तक ही करो बेटा, ठीक है, फिर मैं कराऊंगी कल। ठीक है, इसको थोड़ी चोट लगी, मैं इसको संभाल लेती हूँ पहले। कल ऑर्डर्स ऑफ पेमेंट है, क्योंकि थ्योरी साथ में करा के उसी टाइम प्रैक्टिकल कराऊंगी। थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है और बड़े ध्यान से समझाने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में नहीं समझा सकती, और फिर उसके साथ ही उसका प्रैक्टिकल कराऊंगी। ठीक है।